तो फटाफट खबरों के बाद अब वो बड़ी खबरें जिनकी इनसाइड स्टोरी आप इस शो में जानने वाले हैं। देखिए, आखिर मिडिल ईस्ट में अमेरिका के बाद चीन ने भी अपने जंगी बेड़े क्यों तैनात कर दिए हैं? गाजा पट्टी के लिए राहत सामग्री भेजकर मोदी सरकार ने क्या मैसेज दिया है, इस पर भी बात होगी। और क्या ओवैसी को चुनाव में राहुल गांधी के नए अवतार का भय सता रहा है? साथ ही आपको दिखाएंगे शिवराज सिंह चौहान की शक्ति पूजा का इलेक्शन कनेक्शन आखिर क्या है। लेकिन सबसे पहले जंग के मैदान की जो अब एक नया रुख अख्तियार करती जा रही है। इजराइल 17 दिन से गाजा पट्टी में बम बरसाए जा रहा है, लेकिन गाजा में उसने ग्राउंड ऑपरेशन अभी भी शुरू नहीं किया है। इस बीच जो अहम डेवलपमेंट ये हुआ है कि चीन का जंगी बेड़ा भी मिडिल ईस्ट में चक्कर लगा रहा है। आखिर चीन युद्धपोत भेजकर क्या मैसेज देना चाह रहा है, ये रिपोर्ट देखिए। भूमध्य सागर में अमेरिका के युद्धपोत और फारस की खाड़ी में चीन के युद्धपोत, और इन दोनों के बीच है वो इलाका जहां इजराइल और हमास की लड़ाई के बाद जंग की भीषण लपटें उठ रही हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर मिडिल ईस्ट में अमेरिका के बाद चीन ने भी अपना जंगी बेड़ा क्यों उतार दिया? क्या इजराइल हमास की जंग अमेरिका वर्सेस चीन की शक्ल ले रही है? क्या इसी डर से गाजा पट्टी पर इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन अभी तक शुरू नहीं हो पा रहा? ऐसे तमाम सवाल उठ रहे हैं मिडिल ईस्ट में चीन की बढ़ती हलचल की वजह से। यह हलचल बढ़ी है मिडिल ईस्ट से लगते समंदर में। चीन ने जंग वाले इलाके के नजदीक 1-2 नहीं बल्कि अपनी नौसेना के 6 युद्धपोतों की तैनाती कर दी है। चीन के जो 6 युद्धपोत तैनात हैं उनकी लोकेशन क्या है और उनमें क्या क्या है, जरा इसे समझाते हैं आपको इस बड़ी वॉल के जरिए। मिडिल ईस्ट में चीन का जंगी बेड़ा कहां कहां पर तैनात है, ये देखिए। कुवैत और ओमान, जिनजाओ युद्धपोत, जिबो गाइडेड मिसाइल विध्वंसक, उरुमकी मिसाइल विध्वंसक, लिंडी मिसाइल विध्वंसक और कियानदोहू सप्लाई शिप, ये वो है जो जंगी जहाज जहां जहां पर मिडिल ईस्ट में चीन ने तैनात किए हैं। यानी कि मिडिल ईस्ट में इस समय चीन ने इन 6 वॉरशिप के जरिए अपनी मौजूदगी जो है वो दिखा दी है। गौर करने वाली बात यह है कि इन युद्धपोत के साथ मिसाइलों को तबाह करने वाले विनाशक भी हैं। अहम बात यह है कि चीन की ये वॉरशिप किसी एक जगह पर तैनात नहीं है। चीन की 44वीं नेवल एस्कॉर्ट का बेड़ा मिडिल ईस्ट में चक्कर लगा रहा है। चीन ने पहले इन युद्धपोतों का इस्तेमाल मिडिल ईस्ट के ओमान में वहां की नेवी के साथ ज्वाइंट एक्सरसाइज में किया। उसके बाद चीन 3 युद्धपोतों के साथ कुवैत में 5 दिन के लिए डेरा जमाने पहुंच गया। जंग से सटे इलाकों में चीन के अचानक एक्टिव होने से कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। आखिर मिडिल ईस्ट में चीन के मंसूबे क्या हैं? क्या चीन अपना जंगी बेड़ा भेजकर अमेरिका को चैलेंज कर रहा है? चीन की शिफ्ट की मूवमेंट से काफ़ी लोग कह रहे हैं कि क्या चीन अमेरिका के खिलाफ कुछ गोलबंदी कर रहा है। ये सिर्फ इस समय में एक पावर प्रोजेक्शन का गेम है। अपनी मूवमेंट दिखा रहा है, अपनी उपस्थिति दिखा रहा है, और हो सकता है कि अमेरिका की खबर हासिल करे, लेकिन गोलबंदी करना अभी उसके बस का नहीं है। मिडिल ईस्ट के पानी में चीन की जंगी बेड़ों के पहुंचने की टाइमिंग देखना जरूरी है। इजराइल पर 7 अक्टूबर को हमास के आतंकी हमले के बाद अमेरिका फौरन हरकत में आया। उसने मिडिल ईस्ट में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ा दी। जंगी मैदान के नजदीक यानी भूमध्य सागर में अमेरिका अब तक 2 युद्धपोत तैनात कर चुका है। अमेरिका ने यहां क्या क्या तैनात किया है ये आपको जल्दी से बताते हैं। देखिए, पहला युद्धपोत यूएसएस जेरोल्ड आर फोल्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है। इसके अलावा दूसरा युद्धपोत यूएसएस ड्वाइट डी आइजनहावर एयरक्राफ्ट कैरियर। ये जो 2 युद्धपोत जो तैनात किए गए हैं, आपको इनके बारे में बताते हैं। सबसे पहले युद्धपोत के बारे में आपको बताएंगे कि आखिर इस युद्धपोत की खासियत क्या है। यूएसएस जेरोल्ड आर फोल्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है ये। इसमें यूएसएस नॉर्मंडी गाइडेड मिसाइल क्रूजर जो इसमें मौजूद है। इसके अलावा यूएसएस थॉमस हडनर गाइडेड मिसाइल है, ये भी इस युद्धपोत में शामिल है। इसके अलावा और आपको बताएं कि यूएसएस रामेस गाइडेड मिसाइल है, ये भी इस युद्धपोत में तैनात किया गया। यूएसएस कार्नी गाइडेड मिसाइल विध्वंसक, ये भी इस युद्धपोत का हिस्सा है। यूएसएस थियोडोर रूजवेल्ट न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर भी यहां मौजूद है। तो ये तो एक युद्धपोत की बात हो गई। अब जरा आपको दूसरे युद्धपोत के बारे में बताते हैं। यूएसएस ड्वाइट डी आइजनहावर एयरक्राफ्ट कैरियर, इसकी खासियत भी आप समझिए। क्या खासियत है इस एयरक्राफ्ट की? 5 स्टार एयरक्राफ्ट कैरियर है ये आप पूरा देख रहे हैं। ये 5 स्टार एयरक्राफ्ट कैरियर है यूएसएस फिलीपींस सी।
गाइडेड मिसाइल विध्वंसक, इसके अलावा यूएसएस ग्रेवली जो गाइडेड मिसाइल है वो भी इसका हिस्सा है। यूएसएस मेसन गाइडेड मिसाइल विध्वंसक, ये भी ड्वाइट डी आइजनहावर का हिस्सा है। तो ये खासियत है दूसरे युद्धपोत, जो 2 युद्धपोत युद्ध जंग मैदान के आसपास अमेरिका ने तैनात किए हैं अपनी ताकत के तौर पर। तो भूमध्य सागर में अमेरिका का जंगी बेड़ा और अरब सागर और फारस की खाड़ी में चीन के जंगी बेड़े, यानी मिडिल ईस्ट का समंदर अमेरिका और चीन के बीच एक नया ब्लू बैटल ग्राउंड बनता दिख रहा है। तो क्या महाजंग का सीन चीन वर्सेस अमेरिका होने जा रहा है? चाइनीज नेवी ने कुछ युद्धपोत मिडिल ईस्ट के अंदर डिप्लॉय करे हैं। इनका मकसद दरअसल कोई ऑफेंसिव कार्रवाई का नहीं लगता, क्योंकि जिस टाइप के ये युद्धपोत हैं उनमें इस तरीके की क्षमता नहीं है कि एक बड़े पैमाने पर कोई एक कारगर संदेश दे सके। क्योंकि जो बैटल ग्राउंड 7 अक्टूबर से सुलगा है, वहां तो इजरायल ने 17वें दिन भी बम बारूद बरसाना नहीं रोका है। गाजा पर इजराइल के जबरदस्त हमले जारी हैं। हमास के ठिकानों को इजराइल चुन चुन कर निशाने बना रहा है और पूरी कोशिश है हमास की कमर तोड़ देने की, ताकि जब ग्राउंड ऑफेंसिव हो, यानी कि जब जमीन के रास्ते इजराइल की फौजें गाजा के भीतर प्रवेश करें, तब तक हमास की कमर टूट चुकी हो। इजरायल अभी कई फ्रंट पर मुकाबला कर रहा है। गाजा पट्टी में हमास और नॉर्दर्न फ्रंट से हिजबुल्लाह के खिलाफ उसके हमले लगातार जारी हैं। लेकिन गाजा पट्टी में ग्राउंड ऑपरेशन के लिए इजरायल किस बात का इंतजार कर रहा है, ये अभी तक किसी को समझ नहीं आ रहा। देखिए, हमास और इजराइल के बीच जंग को शुरू हुए 17 दिन हो चुके हैं। इस जंग पर एक जुबानी जंग अपने देश की सियासत में भी चल रही है। यहाँ विपक्ष और तमाम दूसरे लोग सरकार पर पॉलिसी बदलने और इजराइल का साथ देने का आरोप लगा रहे हैं। लेकिन पहले विदेश मंत्रालय के बयान और अब भारत की तरफ से फिलिस्तीन को भेजी गई मदद से मोदी सरकार ने सबकी बोलती बंद कर दी है। गाजा में बारूदी विस्फोट हो रहा था और भारत में हो रही थी विस्फोटक बयानबाजी। फलस्तीन के लिए खड़ा हूं और खड़ा रहूंगा इंशाअल्लाह। गाजा का नाम आए, फलस्तीन का नाम आए, मस्जिद अक्सा का नाम आए, बैतुल मुकद्दस का नाम आए और तुम्हारे और हमारे दिलों में हरारत ईमानी पैदा नहीं हुई तो फिर तुम इंसान कहलाने के लायक नहीं हो। हमास के आतंकी अटैक और इजरायल के काउंटर अटैक पर देश में सियासत हो रही थी। फलस्तीन में जुल्म हो रहा है। फलस्तीन में 1500 बच्चे, हजारों की तादाद में लोग मारे जा रहे हैं। हमास इजरायल जंग में सवाल सरकार से पूछे जा रहे थे। हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत जल्दबाजी में 5 घंटे के अंदर इजराइल का साथ देने का ऐलान कर दिया। जंग हमास और इजरायल के बीच थी, लेकिन देश में सियासत थी, सवाल थे और इन सवालों के घेरे में थी केंद्र की मोदी सरकार। इन सवालों की शुरुआत उसी दिन हो गई थी जिस दिन इजरायल पर अटैक हुआ था। 7 अक्टूबर को इजरायल पर हमास के आतंकी अटैक के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट किया। पीएम ने अपने ट्वीट में कहा कि हमारी संवेदनाएं निर्दोष पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ हैं। हम इस कठिन समय में इजरायल के साथ एकजुटता से खड़े हैं। भारत आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी और स्पष्ट निंदा करता है। पीएम के इस ट्वीट के बाद देश की सियासत में भूकंप आ गया। पीएम ने आतंकी अटैक की निंदा की, लेकिन सवाल उठाने वालों ने इसे फिलिस्तीन का विरोध करार दिया। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी या सगळ्यांची भूमिका ही होती पॅलेस्टाईनला मदत करायची। या देशाच्या प्रधानमंत्र्यांनी इस्रायलची भूमिका घेतली आणि भूमी मालक जे आहेत त्यांच्याकडे दुर्लक्ष केलं। हिंदुस्तान ने हमेशा इंसाफ का साथ दिया है। हिंदुस्तान ने हमेशा फलस्तीन के कॉज का साथ दिया है। ऐसी क्या मजबूरी थी कि इसराइल जैसे जालिम मुल्क का साथ देने का ऐलान कर दिया गया। सरकार से सवाल पूछने वाले कैसे हड़बड़ी में गड़बड़ी कर गए ये हम बताएंगे, लेकिन पहले ये तस्वीरें देखिए। ये भारतीय वायुसेना का C-17 एयरक्राफ्ट है जो गाजा में फंसे लाखों लोगों के लिए राहत सामग्री लेकर रवाना हुआ। भारत ने मदद के तौर पर फिलिस्तीन को 38.5 टन राहत सामग्री भेजी। इसमें 6.5 टन मेडिकल सामग्री है। इसके साथ ही टेंट, स्लीपिंग बैग, रोजमर्रा का सामान, पानी साफ करने वाले टैबलेट्स और दूसरे जरूरी सामान भी फिलिस्तीन भेजे गए।
रात का ये सामान मिस्र के अल अरिश एयरपोर्ट से राफा बॉर्डर के जरिए फिलिस्तीन पहुंचाया जाएगा। राफा बॉर्डर के जरिए ही गाजा में राहत सामग्री पहुंच रही है। इजिप्ट की ओर से राफा क्रॉसिंग पार करके कुछ ट्रक मानवीय सामग्री लेकर के वहां पहुंचे हैं, लेकिन जो बड़ी तादाद है गाजा में सिविलियंस की जो इस लड़ाई से प्रभावित हुए हैं, उनकी तादाद को देखते हुए इन ट्रकों की संख्या बूंद के बराबर भर है। इस बीच में गाजा में ईंधन लगातार खत्म होता जा रहा है। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई पहले ही चूंकि इजराइल काट चुका है, इसलिए वो भी वहां पर उपलब्ध नहीं है। खाने पीने की दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं। ये राहत सामग्री की पहली खेप है। आगे भी भारत फिलिस्तीन के आम लोगों की मदद के लिए मजबूती से खड़ा रहेगा, लेकिन कल तक सरकार से सवाल पूछने वालों के सुर अब बदल गए। हमारे प्रधानमंत्री जी खुद एक इंसान हैं। हमने कई बार उनको जज्बाती होते हुए भी देखा है। वो भी एक इंसान है। हमें उम्मीद है कि इस जुल्म के खिलाफ हिंदुस्तान आवाज़ भी उठाएगा और उनकी मदद भी करेगा। भारत सरकार का एक अच्छा कदम है, लेकिन बहुत देर में उठाया गया एक कदम है। ऐतिहासिक रूप से भारत हमेशा फ़लस्तीन के साथ में खड़ा हुआ है, चाहे वो वाजपेयी जी का दौर हो, मिसेस गांधी का दौर हो, राजीव जी का दौर हो, डॉक्टर मनमोहन सिंह का दौर हो। तो भारत किसी भी रूप में फ़लस्तीन से अपने आप को अलग नहीं कर पाया। दरअसल भारत पॉलिसी के तौर पर फिलिस्तीन का समर्थन करता रहा है। विदेश मंत्रालय ने भी 12 अक्टूबर को इजराइल हमास विवाद पर अपने ऑफिशियल बयान में कहा था कि भारत हमेशा से फिलिस्तीन के लोगों के लिए एक संप्रभु स्वतंत्र देश की स्थापना के लिए सीधी बातचीत करने की वकालत करता है। एक ऐसा देश बने जिसकी अपनी सीमा हो और फिलिस्तीनी वहां सुरक्षित रह सके और जो इजराइल के साथ भी शांति के साथ रहे। यानी भारत ने फिलिस्तीन का समर्थन किया था। तब सवाल यह है कि आखिर सरकार पर इजराइल के समर्थन का आरोप लगाने वालों ने क्या जल्दबाजी नहीं की? ये सवाल इसलिए क्योंकि भारत ने इजराइल पर हुए आतंकी अटैक की निंदा की थी, लेकिन विवाद में इजराइल के एक्शन का समर्थन नहीं किया। पीएम मोदी ने 10 अक्टूबर को इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से बात की। वहीं पीएम ने गाजा में अस्पताल पर अटैक के बाद 19 अक्टूबर को फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से भी बात की थी। यानी सरकार विवाद में दोनों पक्षों के संपर्क में। ये बहुत सराहनीय है। भारत सरकार हमेशा से मजलूमों के साथ खड़ी रही है। हॉस्पिटल पे बम गिर रहे हैं, वहाँ लोगों की मौत हो रही है, उनको इस वक्त सख्त ज़रूरत है मदद की पूरी दुनिया से, और भारत सरकार ने जो ये पहल की है वो बहुत बहुत ज़्यादा सराहनीय है। पहले विदेश मंत्रालय के बयान और फिर राहत सामग्री भेजकर सरकार ने साफ कर दिया है कि फिलिस्तीन पर उसके रुख में कोई बदलाव नहीं है। भारत अब भी राष्ट्र के तौर पर स्वतंत्र फिलिस्तीन का समर्थन करता है, लेकिन हमास की आतंकी गतिविधियों का समर्थन भारत नहीं करता है। चुनावी मौसम में समीकरण शिवराज सिंह चौहान भी सेट करने में लगे हुए हैं और उनके टारगेट पर है महिला वोट। महानवमी पर शिवराज ने क्या किया, ये रिपोर्ट देखिए। रामनवमी का मौका और सरकारी आवास पर शिवराज सिंह चौहान की शक्ति पूजा। भोपाल में सीएम हाउस में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसी अंदाज में कन्या पूजन किया, वो भी ऐसे मौके पर जबकि मध्य प्रदेश में चुनावी मौसम चल रहा है। शिवराज के इस कन्या पूजन के खास राजनीतिक मायने भी हैं, जिसके जरिए वो महिला वोट को साधने की जुगत में है। शिवराज सरकार ने मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना, मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना, लाडली लक्ष्मी दिवस जैसी स्कीमों और आयोजनों के जरिए पहले ही महिलाओं को लुभाने की कोशिश कर चुकी है। जो लगातार योजनाएं चलाई जाते हैं, लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी, तो इन सब का फर्क दिख रहा है समाज में? निश्चित तौर पर फर्क आया है, लेकिन समाज की मानसिकता और बदलने की जरूरत है। जाहिर है महानवमी पर कन्या पूजन के जरिए शिवराज सिंह चौहान ने एक पॉलिटिकल मैसेजिंग भी की है। वैसे महानवमी पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कन्या पूजन किया, जिस गोरखनाथ पीठ के वो महंत भी हैं। सीएम योगी ने वहां छोटी बच्चियों के पैर धोए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज
आपको रखे आगे।